नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। इस वक्त साधना न्यूज की टीम पहुंची है अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट रुदौली और हमारे साथ मौजूद है बसपा से प्रत्याशी यहां के अब्बास अली जैदी जी। बहुत स्वागत है आपका। रुदौली विधानसभा सीट पे 27 तारीख को मतदान होना है, बहुत कम समय बचा है। किस तरह की तैयारी चल रही है बसपा की? हम लोग लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से 2 बार मैं विधायक भी रहा हूं और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में मैं रनर अप था। हम लोग लगातार क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के लोगों के बीच में रहते हैं, तो तैयारी के लिए करके समय की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव का प्रेशर होता है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है और लगभग अभी जब 6 दिन बचा है तो लगता है कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वोटर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। विधानसभा के मुद्दों की बात की जाए, समस्या की बात की जाए, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई है। किस तरह की समस्या देख पा रहे हैं? इन पर काम होना चाहिए। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है कि जो छुट्टा जानवरों से किसानों की जो फसल नष्ट हुई है, वास्तविकता ये है कि पिछले 5 वर्षों में कोई भी किसान अपने घर पे नहीं लेट पाया है। वो किसी भी मौसम में हो, खेत में लेटना पड़ा है। तो मेरा ये प्रयास होगा, अगर मुझे अवसर मिला, कि विधायक निधि से कम इस स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराया जाए और वहां पर उनके खाने और पीने की व्यवस्था कराई जाए, तो मैं समझता हूं कि पूर्णतः इस विधानसभा क्षेत्र को के किसानों को इस छुट्टा जानवरों से राहत दी जा सकती है। एक समस्या, जिस तरह से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक सड़कों की समस्या हम देख पा रहे हैं। जो वादे शायद 2017 में जो किए गए थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन रुदौली में इस तरह की सड़कें नजर नहीं आ रही है। इस पर क्या काम करें? देखिए, 2002 से 2012 तक रुदौली विधानसभा क्षेत्र में मैं 2 टर्म में रहा। 2012 से 17 में मैं मिनिस्टर था। 2016 के अंत तक, आचार संहिता लगने तक, रुदौली के सभी प्रमुख मार्ग, आप जिस मार्ग से अभी होकर के आए हैं, इसका भी निर्माण हम लोगों ने चौड़ीकरण और निर्माण कराया था। परंतु 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार बनने के पश्चात से लेकर अब तक पीडब्ल्यूडी के किसी भी प्रमुख मार्ग का जो एक मानक होता है कि प्रत्येक वर्ष उसका मेंटेनेंस होता है, उसका बजट रिलीज होता है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी रोड का मेंटेनेंस हुआ है। इसी के कारण पिछले 5 वर्षों से इन रोडों की इतनी बुरी हाल हुई है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि मुख्य मार्गों की जो दुर्दशा है उसको हम लोग दुरुस्त करें। और निश्चित तौर पर इससे पहले जब मैं एमएलए हुआ था फर्स्ट टाइम, तो बहुत बुरी हालत थी। किसी भी मुख्य मार्ग को अगर आप ले लें, वो चाहे रुदौली से मानीगंज रोड हो, चाहे नयागंज से अहिहार रोड हो, चाहे अहिहार से बड़ा गांव रोड हो, इस सेक्टर की सारी प्रमुख रोडों को हम लोगों ने धीरे धीरे करके उसको निर्माण कराया और 2016 तक संतृप्त किया इस क्षेत्र को। परंतु मेंटेनेंस ना होने के कारण और मेंटेनेंस के पैसों का घोटाला होने के कारण किसी भी प्रमुख मार्ग पर रिपेयर नहीं हुआ है। इसकी वजह से रोडें इतनी बुरी हुई हैं। राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में आप सक्रिय रहे, उसके बाद अब जब समाजवादी पार्टी से टिकट कटा, उसके बाद बसपा में आप शामिल हुए और यहाँ से आपको टिकट मिला। क्या लगता है आपको कि जनता का जो रुझान है वो किस ओर है, पार्टी के नाम पर या आपके चेहरे पर? देखिए, हम लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, हम लोगों को आज़ादी से पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 200 साल इस क्षेत्र में हम लोग जनता से जुड़े रहे, हमारा परिवार भी जुड़ा रहा। तो हमारे चुनाव में, तो मैं जब समाजवादी पार्टी से भी लड़ा तब भी हमारे चुनाव में वो जो जाति का इक्वेशन होता है या जो धर्म का इक्वेशन होता है, ये कभी इतना मायने नहीं रखा। लोगों ने पॉलिटिसाइज करने का काम किया। 2017 में एक अंडर करेंट था भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीता। परंतु मैं अब तक 4 चुनाव लड़ा हूँ, मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई ध्रुवीकरण मेरे विरोध में नहीं होता। हाँ, समाजवादी पार्टी की जो मूल वोटर हैं, कहीं न कहीं उनको हम लोग एक स्थान पर रोक पाने में असमर्थ हुए हैं। उसका कारण उनकी राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो हैं। इस क्षेत्र में हम लोगों ने हमेशा ग्राउंड लेवल पर आकर के, बहुजन समाज पार्टी का भी हम लोगों को बड़ी तादाद में वोट मिलता था। ग्राउंड लेवल पर हम लोगों ने इस क्षेत्र में कभी भी कास्ट बेस्ड राजनीति नहीं की या रिलीजन बेस्ड राजनीति नहीं की, तो उसका शर्तिया तौर पर हमको लाभ मिल रहा है। पहले कुछ अंश मिलता था बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोटों का, अब बड़ी संख्या में हम लोगों को मिल रहा है।
जिस तरह से रुदौली की बात की जाए तो अयोध्या जनपद की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और जब अयोध्या का नाम आता है तो भगवान राम पर राजनीति और धर्मवाद की राजनीति, और विपक्ष यही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है कि सिर्फ भगवान राम का नाम लेकर ही बीजेपी वोट बटोरने का काम करती है। क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठा करके माहौल को खराब करने का काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के जनपद में हम लोग खड़े हैं जब हम बात कर रहे हैं, और यहाँ का जो लोकल है उसके लिए जो उसकी समस्याएं हैं वही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि आज पांचों विधानसभाओं में अयोध्या जी में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि विपक्ष को भी चाहिए कि वो सकारात्मक भूमिका निभाए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ईंधन देने का काम किया है, इस तरह के मुद्दों पर मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, और मैं समझता हूं जिस तरह का जातीय सामंजस्य और सामाजिक सामंजस्य उस सरकार में रहा, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा, मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी की सुप्रीमो ने कभी इन इश्यूज पर कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लीड मिल सके। अयोध्या जनपद के लोग जागरूक हैं? क्या विकास के नाम पर वोट किया जाएगा, या फिर जिस तरह से राम का नाम लेकर ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है उसमें कई लोग फंस जाते हैं? देखिए, वास्तविकता है कि अयोध्या जनपद की पांचों विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक रहे उनकी कार्यशैली और 5 साल की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, दोनों की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से उनके प्रत्याशियों को जूझना है। एक तो यहाँ पर सभी विधानसभा, विशेषकर रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से लूट और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नजदीकी लोगों ने आम जनता को थाने के द्वारा और तहसील के द्वारा प्रताड़ित किया, जिस तरीके से थाने और तहसील में आम जनता से बड़े पैसों की मांग हुई, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया था, एक तो संकल्प पत्र में कोई वादा पूरा नहीं किया, दूसरा इनके खुद के विधायकों की भी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी यही कारण है कि वो सुनने में आता था मीडिया के साथियों के माध्यम से कि कई विधायकों के, सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पर भी वो विचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को एक विपक्षी पार्टी होने के नाते इसका लाभ मिलेगा। जनता का प्यार यहाँ से आपको मिला, तो किन मुद्दे होंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप प्रमुखता से कार्य करवाएंगे? एक आपने बताया पशुओं की जो समस्या है सबसे पहले, इसके अलावा स्वास्थ्य की स्थितियां क्या है यहाँ पर, शिक्षा की बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? देखिए, हमने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कराए थे, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कराए थे, और उनमें से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अभी तक पिछले 5 वर्षों में संचालन भी नहीं शुरू करा पाए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी। स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की तरह रुदौली भी उससे कोई अलग नहीं है। सभी अस्पतालों में कहीं डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, कहीं दवाएं उपलब्ध नहीं है, लोकल परचेज के नाम पर महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर है किसान, मजदूर यहाँ का मजबूर है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो दुर्दशा हुई, ये सब चीज़ों में मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी की या किसी भी सरकार में इस तरह की व्यवस्था अगर होती कि पहले से कोई बैकअप होता, अगर ऑक्सीजन का, लेकिन क्योंकि ये कह सकते हैं कि एक दैवीय आपदा थी, कोई इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो ये व्यवस्था हम लोग ग्रामीण स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऑक्सीजन बैंक्स हम लोगों के पास बैकअप में होने चाहिए कि जहां पर सरकारी अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमारे पास बैकअप में एक प्लान होना चाहिए। फिर हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग कृषि और कृषि की से जुड़ी मजदूरी पे लगभग 80% लोग हैं। हमारे क्षेत्र में 40% से ज्यादा लोग भूमिहीन है। यही कारण है कि वो किसानी एक मजदूरी की शक्ल में दूसरों के खेतों में करते हैं। 122B4F का लाभ हो, चाहे वो कृषि पट्टों का हो, पिछले 10 वर्षों में किसी गरीब को नहीं मिला है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो सरकारी भूमि है उन सरकारी भूमि पे
जो गरीब हैं उनको पट्टे मिलें ताकि वो भूमिहीन न रह सकें और उनको यहाँ से अपने शहर और इलाका छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े, क्योंकि सबसे बुरी स्थिति कोविड के कार्यकाल में प्रवासियों के साथ हुई थी। रास्ते में कई लोगों की जान चली गई, उनको सबसे ज्यादा व्यवस्था, तो उनको यहाँ मौके पर रोजगार दिलाना भी हमारी प्राथमिकता होगी। और सबसे अहम मुद्दा है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हावी रहा, जिस तरीके से सभी कर्मचारी और सरकारी दफ्तरों ने आम जनता को लूटने का काम किया है, हम लोगों के वक्त में 10 साल एमएलए या मंत्री रहते हुए हम लोगों के वक्त में उसमें काफी हद तक लगाम था, तो उसमें जरूर लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि अगर न्याय सस्ता मिलने लगता है तो काफी राहत मिलती है। कितनी मजबूती के साथ बसपा इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में है, और इस विधानसभा सीट की बात की जाए तो किस तरह का फीडबैक लोगों से आपको मिला? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के लिए पिछले 5 वर्षों से ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रही थी। मुझे अभी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए चंद दिन हुए हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह मैंने बहुजन समाज पार्टी का बूथ का और सेक्टर का संगठन पाया, उससे लगता है कि पिछले 5 सालों में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर ग्राउंड लेवल पर भी बहुत काम हुआ। हम लोग 4 बार से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 25 साल से आम जनता में सक्रिय हैं। ये जिस खामोशी से काम हुआ है बूथ लेवल पर, ये हम लोगों को भी नहीं दिखाई दिया। अगर मैं बसपा में ना आता तो शायद मुझे ये पता भी ना चलता। उससे लगता है कि 2007 में जिस प्रकार से सभी मीडिया के लोगों ने और सभी सर्वेज ने हमको दरकिनार किया था, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई संदेह नहीं है कि 2022 में भी जो साइलेंट मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार लोगों ने अभी देखी है और इससे पहले अखिलेश यादव जी की भी सरकार देखी है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में 2007 की भांति फिर आने जा रही है। 10 मार्च के नतीजे यही कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा और मैं शुभकामनाएं देता हूं बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा और मजबूत संगठन खड़ा किया है और गांव स्तर पे गरीबों को जोड़ने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास अली जी हमारे साथ समय देने के लिए। तो ये थे रुदौली विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अब्बास अली जैदी, जिनका कहना है कि 10 मार्च के नतीजे पूर्ण बहुमत के साथ बसपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और रुदौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाएगा आगे। हालांकि तो 10 मार्च के नतीजे बताएंगे कि जनता का रुख क्या होता है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, रुदौली।